नमस्कार दोस्तों, एसी प्रश्न के यूट्यूब चैनल से का स्वागत है। अब दोस्तों हम लोग सीटेट 2023 में ईवीएस अर्थात पर्यावरण के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने कल के टॉपिक में सिग्निफिकेंस ऑफ ईवीएस अर्थात पर्यावरण का जो महत्व है उसके बारे में अध्ययन किया था। आज की जो क्लास है, आज जो हम लोग अध्ययन करेंगे वो है इंटीग्रेटेड ईवीएस या एकीकृत पर्यावरण क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो इसके विषय में आज हम लोग सीखेंगे और समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि नाम से ही लग रहा है, एकीकृत पर्यावरण मतलब पर्यावरण का एकीकरण करना। एकीकरण मतलब होता है कि एक करना। जैसे अगर बहुत सारी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें, जैसे अगर लड्डू की छोटी छोटी बूंदें हैं, उनको मिला करके एक लड्डू बना दीजिए तो एक लड्डू हो गया। वैसे ही पहले एकीकृत होने से पहले ईवीएस को कई भागों में पढ़ा जाता था, उसी को एक जब कर दिया गया तो उसी का नाम दे दिया गया एकीकृत पर्यावरण। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी और कब ये कैसे था। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले राष्ट्रीय, एकदम सीक्वेंस से आप याद करिएगा, आपको याद हो जाएगा। सबसे पहले राष्ट्रीय पाठ्यचर्या, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 1975। देखिए, सबसे पहले राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 1975 में ईवीएस या पर्यावरण के बारे में दो बातें कही गई थी। पहली बात ये कही गई, पहली बात कहा गया कि कक्षा 1 और कक्षा 2, कक्षा 1 और कक्षा 2 में जो पर्यावरण का अध्ययन होगा वो कैसे होगा? प्राकृतिक प्लस सामाजिक, प्राकृतिक प्लस सामाजिक दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, आप ये ध्यान रखे रहिएगा। कक्षा 1 और 2 में प्राकृतिक और सामाजिक रूप से दोनों को सम्मिलित रूप कर करके ईवीएस का जो नॉलेज है या ईवीएस की पढ़ाई की जाएगी, ये कहा गया था राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 1975 में। दूसरी बात ये कही गई, दूसरी बात कही गई कक्षा 3 और 4 के लिए ही था, 5 उसमें जिक्र नहीं था। कक्षा 3 और 4 में ईवीएस को दो भाग में पढ़ाया जाएगा, ईवीएस पार्ट 1, ईवीएस पार्ट 1 और ईवीएस पार्ट 2, यानी कि पर्यावरण भाग 1 और पर्यावरण भाग 2। भाग 1 में रहेगा विज्ञान और भाग 2 में रहेगा सामाजिक विज्ञान। ठीक है, इस बात को तुम अच्छे से समझिएगा। भाग 1 में रहेगा विज्ञान, भाग 2 में रहेगा सामाजिक विज्ञान। तो सोचिए 1 2 3 4, ये 4 रूप था ईवीएस पढ़ाने का 1975 के अनुसार। बाद में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 1988, एनसीएफ है ये, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 1988, इन दोनों ने भी सपोर्ट कर दिया किसका? इन दोनों ने सपोर्ट कर दिया 1975 का। इन्होंने कहा हाँ, ऐसे ही पढ़ाया जाना चाहिए, कोई बदलाव नहीं करना है। ठीक है, 1986 और 1988 ने कहा कि कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए। ठीक है, लेकिन लमसम इसी टाइम पे ईश्वर भाई पटेल समिति, देखिए अब यहां से आपको थोड़ी थोड़ी चीजें मिलेंगी, इसको अच्छे से समझना है। ईश्वर भाई पटेल समिति 1977 और एनसीईआरटी समिति, एनसीईआरटी समिति 1990। ठीक है, इन दोनों समिति ने 88 के लिखा है, 1988-90 के आसपास था, ऐसे समझ लीजिए आप।
88 से 90 के बीच, ठीक है। इन दोनों समिति ने और कुछ और छोटी मोटी समितियां थी, उन्होंने कहा नहीं ये गड़बड़ हो रहा है, हमें कुछ न कुछ संशोधन करना चाहिए, पाठ्यक्रम का बोझ बच्चों पे पड़ रहा है, पाठ्यक्रम को कम करना चाहिए। और इन ऐसी नीतियों ने हमेशा पाठ्यक्रम को क्या किया, समस्या को समाधान करने का प्रयास किया इन्होंने। पाठ्यक्रम जो समस्या था उसको इन्होंने समाधान प्रयास किया, लेकिन समस्या बढ़ गई। क्या हो गई, समस्या प्लस हो गई, मतलब समस्या बढ़ती रही। इन्होंने प्रयास किया कि इसको थोड़ा मॉडिफाइड करें और थोड़ा कम कर दें, सिंप्लीफाई कर दें, बच्चे से समझ जाएं, लेकिन ये बढ़ता गया। इसके लिए भारत सरकार ने 1992 में, ये ध्यान रखिएगा, 1992 1993, ठीक है, 92-93 में बोझ रहित अधिगम, बोझ रहित अधिगम नीति लागू किया, बोझ रहित अधिगम नीति लागू किया, जिसने ये क्लियर कर दिया कि जो पाठ्यक्रम है, जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, वो सिलेबस कम किया जाए। क्या किया जाए, कम किया जाए। अब ये बात तो हर विषय में की गई थी, हिंदी, इतिहास, भूगोल, सब सभी विषयों के बारे में 1992-93 की जो नीति आई थी, जिसको यशपाल समिति भी बोलते हैं, उसने कहा कि इस पाठ्यक्रम को कम किया जाए, ये जो लफड़ा का गेम चल रहा है इसको कम किया जाए, और ये कम नहीं किया जाएगा तो बच्चों पे बोझ पड़ता रहेगा और उन पे फालतू एक्स्ट्रा का लोड पड़ेगा, ठीक है। तो इस नीति को ध्यान में रखते हुए या इसको ध्यान रखते हुए सबसे पहले एनसीएफ 2000, दोनों में अंतर ध्यान से समझिएगा। देखिए, एनसीएफ 2000 मतलब राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000, या इसी को बोलते हैं एनसीएफ 2000। इसने क्या कहा पता है आपको, ये जो पहली बात थी, इसने इसको कहा ऐसा करते हैं, जो कक्षा 1 और कक्षा 2 और कक्षा 2, कक्षा 1 और कक्षा 2 के बच्चों को भाषा प्लस गणित, भाषा प्लस गणित के माध्यम से ईवीएस पढ़ाया जाए। सोचिए, अब कक्षा 1 का बच्चा गणित तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा, हिंदी भी पढ़ेगा, और उसी में सिलेबस को इस हिसाब से बनाया जाए कि बच्चे को ईवीएस भी आ जाए। अभी समझाएंगे। देखिए, दूसरी बात क्या कही इसने, दूसरी बात कहा कि कक्षा 3, 4 और 5 में, 3, 4, 5 में जो विज्ञान और सामाजिक विज्ञान अलग अलग चलता था, ईवीएस पार्ट 1, ईवीएस पार्ट 2, इसको केवल एक पुस्तक बना दी जाए ईवीएस, जो कि आजकल चलती है, जिसका नाम है आस पास। बात को समझिएगा, ये बोल रहा था ऐसा कर दिया जाए, ऐसा कर दिया जाए, ठीक है। बात को ध्यान समझिएगा। एनसीएफ 2000 ने सबसे पहले क्या कहा, उसने कहा कि जो कक्षा 1 और 2 में प्राकृतिक प्लस सामाजिक दृष्टिकोण का विषय चलता था उसको हटाया जाए, कक्षा 1 और कक्षा 2 में भाषा और गणित के माध्यम से ही पर्यावरण का अध्ययन कराया जाना चाहिए। लागू नहीं किया, बस उसने बताया कि कराया जाना चाहिए। सेम बात उसने कहा कक्षा 3, 4, 5 में जो विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का अलग अलग विषय चलता था, पार्ट 1, पार्ट 2 करके, उनको हटाया जाए और एक अलग से पुस्तक लाई जाए जिसका नाम रखा गया आसपास, या एक पर्यावरण की अलग से एक पुस्तक लाई जाए, ठीक है। ये किसने कहा था, ये कहा था राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000 ने, ठीक है। बात क्लियर हो गई। अब देखिए, अभी यहां तक कहा है, अब लागू कब से हुआ, कब चलने लगा, वो हम आगे देखेंगे।
इसका स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए क्योंकि इसको हम मिटाने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। देखिए, जब ये बातें हो गई, एनसीएफ 2000 ने जब कह दिया कि ऐसे सिलेबस को बनाया जाना चाहिए, उसके बाद क्या हुआ देखिए समझते हैं। अब आती है बारी एनसीएफ 2005 की, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा की रूपरेखा होगा 2005। अब देखिए इसने क्या किया, इसने जो पहली बात थी कक्षा 1 और कक्षा 2 में जो ईवीएस है, या जो पर्यावरण है, वो भाषा प्लस गणित के माध्यम से पढ़ाया जाना चाहिए। दूसरी बात इसने क्या कही, कक्षा 3 से लेकर के 5 तक ईवीएस की एक नई पुस्तक होगी जिसका नाम है आजकल आस पास। क्या नाम है? आस पास। और इस नियम को इसने क्या कर दिया, लागू कर दिया, या ये सिलेबस मॉडिफाइड हो गया। अर्थात इसने बात कही थी कि ऐसा कर दीजिए और इसने लागू कर दिया। तो आपसे पूछता है कि एकीकृत पर्यावरण की उद्भावना कहां से आई है, पूछेगा तो 2000। एकीकृत पर्यावरण की शुरुआत कहां से हुई है, 2005। यही दोनों डिफरेंस है एनसीएफ 2000 में और एनसीएफ 2005 में। ठीक है, एनसीएफ 2000 ने कहा था कि ऐसा ऐसा आप कर दीजिए, एनसीएफ 2005 ने कहा कर दीजिए नहीं, लोग कर देते हैं। ठीक है, कर देते हैं। अब देखिए आपको एग्जांपल समझा रहे हैं, जैसे हम ईवीएस कैसे बताएंगे बच्चों को भाषा और गणित के माध्यम से। देखिए, जैसे अब मान लीजिए कोई बच्चा है, उसको आप लेके जाइए पेड़ के पास में। ठीक है, अब ये मान लीजिए पेड़ के पास में आप लेके गए, पेड़ के पास में लेके गए, बच्चे को पेड़ दिखा दीजिए, आएगा, देखेगा, फिर आप उससे पूछिए कि बेटा ये बताओ कैसा पेड़ है। अब देख के बताएगा हरा है, पीला है, काला, नीला, सूखा। ठीक है, और एक पेड़ उसको और दिखाइए जो सूखा सूखा हो। ठीक है, सूखा सूखा हो। तो जब बच्चा इन दोनों पेड़ को देखेगा तो इसके बारे में बताएगा कि ये हरा है, इसे फल लगे हैं, ये सूखा है, इसे फल नहीं लगे हैं, और फल कितने फल लगे हैं, कितने नहीं लगे हैं, ध्यान समझिएगा। तो कितने फल लगे हैं गणित हो गया, फल इस पे लगे हैं, इस पे नहीं लगे हैं। बेटा क्यों नहीं लगे हैं, ये सूख गया है। क्यों सूख गया, कुछ तो बताएगा कि पानी नहीं है, धूप ज्यादा है, तो धूप ज्यादा मतलब सूख जाएगा, अर्थात ईवीएस की जानकारी। तो इस हिसाब से सिलेबस का समावेशन किया जाए कि गणित और भाषा की मदद से ही बच्चे को ईवीएस की नॉलेज हो जाए। ये कहा था 2005 ने, मतलब लागू कर दिया था। सेम चीज यहाँ पे तो एक अलग पुस्तक ही चलती है। अब इस पुस्तक में सांस्कृतिक समावेशन है, प्राकृतिक समावेशन है, सामाजिक समावेशन है। तो अगर इस पुस्तक को अभी हम पढ़ेंगे, एनसीईआरटी की जो क्लास 3 to 5 बुक है, इसको भी हम पढ़ेंगे, तभी हमारा सीटेट का सिलेबस पूरा होगा। ठीक है, और यही यहाँ पे चर्चा की गई थी। तो अब आप देखिए, जो पहले टर्म आया था प्राकृतिक और सामाजिक, फिर ईवीएस पार्ट 1, ईवीएस पार्ट 2, कितना आया था, ध्यान समझिएगा। देखिए इसको हम समझाते हैं आपको। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम आपको समझाते हैं। देखिए एक्चुअल मतलब ईवीएस का था क्या, और इंटीग्रेटेड ईवीएस क्या था। देखिए क्या बात किया गया था, पहले बात किया गया था कि प्राकृतिक रूप से, फिर क्या बात किया गया कि सामाजिक रूप से, फिर बात किया गया कि विज्ञान के रूप में पार्ट 1 करके, फिर क्या बात किया गया था सामाजिक विषय के रूप में या सामाजिक अध्ययन के रूप में, इसको कहा गया पार्ट 2। ठीक है, इतने सारे थे, 1 2 3 4 5 पार्ट थे, लेकिन इन सब को मिला करके एक ईवीएस की पुस्तक बना दी गई, एक ईवीएस की पुस्तक बना दी गई, जिस पुस्तक का नाम था आस
पास, ठीक है। जिस पुस्तक का नाम क्या है, आस पास, और यही एनसीईआरटी के द्वारा ईवीएस या पर्यावरण की पुस्तक चल रही है बच्चों को पढ़ने के लिए, इसीलिए इसका नाम दिया गया एकीकृत पर्यावरण या इंटीग्रेटेड ईवीएस, ठीक है। इंटीग्रेटेड मतलब एकीकृत, सारी चीजों को मिला करके एक कर दिया गया, सब केवल एक पर्यावरण की आप ये पुस्तक पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। जब आप ये पुस्तक पढ़ेंगे तो इसमें कुछ बायोलॉजी की चीज आएंगी, कुछ इसमें फिजिक्स की चीज आएंगी, कुछ केमिस्ट्री की आएंगी, कुछ आपको आसपास की चीजों की यानी सामाजिक चीजें आएंगी, कुछ इसमें सांस्कृतिक समावेशन भी है, अर्थात रहन सहन के बारे में भी बताया गया है। तो जब आप ये पुस्तक पढ़ेंगे सारी चीजें आपको उसमें मिल जाएंगी। जैसे आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा है, देखिए जब आप यहां पढ़ेंगे इसमें तो आपको स्थान के नाम मिलेंगे, ठीक है। स्थान के बाद आपको पकवान के नाम मिलेंगे, खाने पीने की चीजें, आपको वाहन के बारे में जानकारी होगी, आपको कुछ रोजगार के बारे में जानकारी होगी, कुछ आपको बीमारियों के बारे में जानकारी होगी, कुछ दवाओं के बारे में जानकारी होगी, कुछ जानवरों के बारे में जानकारी होगी, कुछ इंसानों के बारे में जानकारी होगी, कुछ घरों के बारे में, कुछ पानी के स्रोतों के बारे में। अर्थात सोचिए इतनी सारी चीजों को एक ही पुस्तक में समावित कर दिया गया, इसी को कहा जाता है इंटीग्रेटेड ईवीएस या एकीकृत पर्यावरण। क्लियर हो गया? तो अब आई होप इंटीग्रेटेड पर्यावरण को समझ में आ गया होगा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछता है कि एनसीएफ 2000 में क्या कहा गया, एनसीएफ 2005 में। तो एनसीएफ 2005 में कहा गया था भाषा और गणित के माध्यम से बच्चों को पर्यावरण पढ़ाया जाए, कोई अलग पुस्तक नहीं चलेगी। कक्षा 3 से 5 तक के लिए बच्चों को एक पुस्तक चलेगी जिसका नाम होगा आसपास या ईवीएस की एक पुस्तक होगी, बाकी सबको हटा दिया जाए। ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब पढ़ते हैं हम एकीकृत पर्यावरण की आवश्यकता ही क्यों हुई, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, ना होता तो काम ना होता क्या। देखिए इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, जैसे अब कोई नवजात या बालक है, कोई बच्चा है या बालिका, मान लीजिए कोई बालक है या बालिका है, अगर आप इसको लेके जाइए घर किसी पेड़ के पास लेके जाइए और कहिए बेटा ये देखिए ये क्या है, ये पेड़ है, तो जब भी बालक जाएगा वो पेड़ को बहुत जल्दी समझ जाता है कि अच्छा ये पेड़ है। भले से ना समझ पाए कि पत्ती हरी क्यों है, उसको थोड़ी पता है क्यों हरी है, पीला क्यों है, फल मीठा है कि तीखा है, ऐसा बच्चा जो बिल्कुल ना जानता हो, लेकिन पेड़ देख के समझ जाएगा अच्छा हाँ बड़ा सा होता है ऐसे ऐसे, ठीक है। तो अर्थात कहने का ये है कि बच्चे जो चीज को देखते हैं साक्षात उसको बहुत जल्दी सीखते हैं, ठीक है। बच्चे मूर्त चीजों को बहुत ज्यादा सीखते हैं, मूर्त मतलब जो उनके सामने है, बड़ी अवस्था में है। अमूर्त मतलब जिसमें उनको सोचना पड़े, जैसे ये पेड़ उनको दिख रहा है, अब ये किसका पेड़ है, अब वो सोचेंगे अच्छा किसका है, ये आम का है कि अमरूद का है, तो ये सोचेंगे, तो वो अमूर्त में चला जाएगा, ठीक है। लेकिन हालांकि मूर्त का हिस्सा है, लेकिन बच्चों के लेवल से वो अमूर्त में है। तो मूर्त चीजों को बच्चा देख के समझ जाएगा कि हाँ ये चीज है। फिर इसके बाद में आप छोटी छोटी चीजों को बताएंगे कि देखो बेटा ये पत्ते हैं, ये डाली है, ये शाखा है, ये क्या है, ये क्या है, यहाँ सूर्य की रोशनी पड़ेगी, ये जड़ है, ये है। तब धीरे 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 बच्चा अमूर्त ज्ञान प्राप्त करता है, मूर्त से अमूर्त ज्ञान प्राप्त करता है। तो ये एक नियम ये भी है, पर्यावरण का जो पठन होता है या पर्यावरण का जो पठन कार्य होता है या पठन पठन कह लीजिए या सीखते हैं जो, हम कैसे सीखते हैं, मूर्त से अमूर्त की तरफ, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा। ये हो गई एकीकृत पर्यावरण की आवश्यकता की बात। अब देखिए सारी चीजों को पर्यावरण के दृष्टिकोण से सारी चीजों को 6 थीम में, 6 थीम कह लीजिए या इसी को कहते हैं विषय, पूरे के पूरे पर्यावरण को 6 विषय में बांटा गया है।
पहला क्या है, परिवार और मित्र। दूसरा क्या है, आवास, ये मैंने आपको एक बार बताया भी है। तीसरा क्या है, जल। चौथा क्या है, भोजन। पांचवा क्या है, यात्रा। और छठा क्या है, चीजें जो हम करते हैं, चीजें जो हम करते हैं। इन 6 विषयों को मिलाकर के ही एनसीईआरटी के द्वारा जो ईवीएस की पुस्तक है वो लागू की गई है। ठीक है, एनसीईआरटी के द्वारा जो पर्यावरण की पुस्तक चलती है उसमें इन्हीं 6 चीजों का समावेशन है। आपसे एग्जाम में खूब पूछता है निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण का विषय है, तो इन 6 में से एक ऑप्शन रहेगा, या कहेगा कौन नहीं है, तो इनमें से 3 रहेगा, एक नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखे रहेगा। ये प्रमुख विषय है या मुख्य विषय है, परिवार मित्र, आवास, जल, भोजन, यात्रा और चीजें जो हम करते हैं। देखिए, परिवार मित्र में आपको हर प्रकार के परिवार में किसको क्या कहते हैं, मामा, चाची, दादा, दादी को अलग अलग राज्य में क्या कहते हैं समावेशन कर देगा, आप सीख जाएंगे। आवास में अलग अलग जगहों पे घर कैसे होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, पत्थर के घर, मिट्टी के घर, बर्फ के घर, किसके घर, वो आपको सीख जाएंगे। जल में जल के स्रोत क्या क्या है, नदी, नाला, नहर, कुआं, ये सब हो जाएगा। भोजन में अलग अलग राज्य के लोग अलग अलग भोजन करते हैं, कहाँ किस प्रकार का भोजन किया जाता है, कहाँ सांप खाया जाता है, कहाँ क्या खाया जाता है, तमाम प्रकार की चीजें इसमें आप सीख जाएंगे। यात्रा में आप यात्रा कैसे कैसे करते हैं, पहले साइकिल हो गया, मोटरसाइकिल, हवाई जहाज, रेलगाड़ी वगैरह वगैरह चीजें जो हम करते हैं अलग अलग, जैसे बढ़ई हो गया, बढ़ई का आपका लोहार हो गया, मोची हो गया, एक शिक्षक हो गया, आप कह लीजिए टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया, तमाम प्रकार की चीजें हैं कि किसकी क्या क्या जॉब है, ये चीजें भी इसमें हम सीखेंगे। तो इन सब का जब हम समावेशन कर देंगे तो एक एनसीईआरटी की बुक ईवीएस की हो जाती है जिसका हमें अध्ययन करना है। ठीक है, तो ये प्रमुख विषय है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद में कुछ उप विषय हैं। उप विषय जैसे रिश्ते, रिश्ते के बाद खेल, ठीक है, कार्य, ये है कुछ उप विषय, लेकिन जो प्रमुख विषय है वो यही है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें हम लोगों ने एकीकृत पर्यावरण के बारे में कंप्लीटली अध्ययन कर लिया। इसके अतिरिक्त क्वेश्चन आपका ईवीएस में नहीं पूछा जाएगा। तो वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।